नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। केंद्रीय मंत्रिमंडल में विस्तार के बाद अब प्रदेश में भी मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने हाईकमान को प्रस्ताव भी भेज दिया है। कल दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि इसके बाद विस्तार को लेकर फैसला भी लिया जा सकता है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल में कुछ नए चेहरों की एंट्री हो सकती है, कुछ मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। पेश है रिपोर्ट। प्रदेश के विकास को गति देने और खाली पड़ी जगहों को भरने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बात को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि पिछले 15 दिनों में 3 बार सीएम मनोहर लाल ने दिल्ली का चक्कर लगाया है। केंद्रीय मंत्रियों के साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात की है। उधर प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने भी सोमवार को दिल्ली का दौरा किया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बीच सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक से पहले मंत्रिमंडल में विस्तार का प्रस्ताव हाईकमान को भेज दिया है, जिस पर बीजेपी कोर ग्रुप में चर्चा होने की उम्मीद है और इसके बाद इस पर फैसला भी लिया जा सकता है। सीएम ने प्रस्ताव दिया है कि कृषि मंत्री जेपी दलाल या बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, राज्य मंत्री ओपी यादव, कमलेश ढांडा और खेल मंत्री संदीप सिंह की छुट्टी हो। इसके अलावा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और गृह मंत्री अनिल विज के विभागों को कम किया जाए। ये तो वो नाम है जिन पर गाज गिर सकती है और जिनके विभागों को कम किया जा सकता है। लेकिन अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि अगर इन मंत्रियों पर गाज गिरती है तो मौका किसे मिलेगा। हरियाणा न्यूज को जो सूत्रों से खबर मिली है उसके मुताबिक विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा हिसार से विधायक कमल गुप्ता को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। पानीपत से विधायक महिपाल ढांडा को भी मौका मिल सकता है। नागल चौधरी से विधायक अभय सिंह यादव के नाम पर भी चर्चा की जा रही है। गरौंडा से विधायक हरविंदर कल्याण और बाखल से विधायक सीमा त्रिखा को भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका मिल सकता है। इस बीच प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार करना सीएम का विशेषाधिकार है, जिसके तहत वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार करना ये मुख्यमंत्री का अधिकार है। अपने मंत्रिमंडल को बढ़ाना है, घटाना है, ये सब मुख्यमंत्री का इसके बारे में, और ये तो स्वाभाविक है, मुख्यमंत्री जब चाहे जब किसी कर सकते। वहीं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने गठबंधन सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि विस्तार की चर्चा बहुत दिनों से हो रही है, लेकिन खींचतान के चलते विस्तार नहीं हो पा रही है। ये तो बहुत दिनों से सुनते आ रहे हैं, इनके आपस के अंदर जो है खूब खिंचातान हो रही है और उसी का कारण है कि आज आप देख रहे हो ना विस्तार हो पा रहा है इनका मंत्रिमंडल। पंचायती जो चुनाव थे वो भी नहीं पूरे हो पा रहे, तो ये सारा कुछ खिंचातान हो रही है सरकार में, क्योंकि गठबंधन की सरकार है। एक दूसरे के कहते हैं, आप जानते ही हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपस के अंदर इनके हैं। एक तरफ कांग्रेस मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने गठबंधन सरकार पर तंज कस रही है, तो दूसरी तरफ बुधवार को दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी की अध्यक्षता में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी। बैठक में सीएम मनोहर लाल, प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े, हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा और फैसला संभव है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा के बीच अब नेताओं ने दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है ताकि मंत्री पद बचाया जा सके। लेकिन अब देखना है कि किसके सर ताज सस्ता है और किस पर गाज गिरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। मैडम, हरियाणा मंत्रिमंडल में बदलाव होगा, इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। हालांकि कई दिनों से सुगबुगाहट तो थी, लेकिन सरकार इसे डिनाई कर रही थी, मना कर रही थी कि अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्र को, हाईकमान को प्रस्ताव भेज दिया है। पार्टी हाईकमान को प्रस्ताव भेज दिया गया है मंत्रिमंडल विस्तार के लिए।
छन छन के खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि हो सकता है डिप्टी सीएम के कुछ विभाग कम कर दिए जाए, यानी दुष्यंत चौटाला के विभागों में कटौती हो जाए। और ये भी संभावनाएं दिख रही हैं सूत्रों के हवाले से कि अनिल विज जो कि इस वक्त गृह मंत्री हैं, उनके मंत्रालयों में भी कुछ कटौती की जा सकती है। हो सकता है कुछ लोग प्रमोट भी हों और कुछ नए चेहरे भी देखने को मिल जाए। आइए पैनल की तरफ चलते हैं, मंत्रिमंडल के विस्तार पर बात करते हैं, देखते हैं क्या बदलाव होगा, किसके सिर बंधेगा ताज और किस पर गिरेगी गाज। डॉक्टर शालिनी यादव हैं स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है शालिनी जी। सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ गए। शास्त्री जी एक बार फिर स्वागत है आपका। आनंद बियानी हैं प्रवक्ता कांग्रेस, आनंद जी मैं आपका भी स्वागत करती हूं। और सुखबीर तंवर हैं प्रवक्ता इनेलो, मैं आपका भी स्वागत करती हूं। शुरुआत आपसे कर लेते हैं शास्त्री जी, मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, जब से ये खबर निकल कर आई है तब से हो रहा है कि किसके सिर ताज सजेगा, या आप लोग किसी को बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं? मंत्रिमंडल का विस्तार और उसमें परिवर्तन मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री का अपना व्यक्तिगत है, लेकिन फिर भी ये दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास, इस नारे को न केवल नारा है बल्कि उसको सार्थक कर रहे हैं। अभी आपने राष्ट्रीय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल का गठन उसमें भी देखा है, और हरियाणा में भी मुख्यमंत्री जी जब चाहेंगे, वैसे सब कुछ ठीक ठाक है, कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, क्योंकि हमारे पास जितनी भी प्रतिभाएं हैं उन सब प्रतिभाओं का कभी न कभी किसी न किसी रूप में उपयोग माननीय मुख्यमंत्री जी सरकार के अंदर से करना चाहेंगे तो वो उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात और इशू नहीं है। लेकिन केवल सबका साथ और सबका विकास, उस माध्यम से सभी अपने वरिष्ठ नेताओं से और हरियाणा की राजनीतिक समीकरणों के आधार पर कुछ चर्चाएं वो अवश्य होती हैं, उन चर्चाओं के माध्यम से जो निर्णय होता है उसको लागू कर लिया जाता है। ये सबका साथ सबका विकास जो आज अभी आपने कहा है, ये कैबिनेट के नए चेहरों के लिए कह रहे हैं या लोगों के विकास को ध्यान में रखते हुए बदलाव करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं? अगर ऐसा है, जो दूसरा वाला ऑप्शन अगर ऐसा है, तो ये बदलाव की जरूरत क्यों? आप लोगों ने रिपोर्ट कार्ड भी तैयार की होगी जरूर प्रमोशन या डिमोशन के लिए। देखिए, भाजपा में विशेषकर डिमोशन और प्रमोशन नहीं होता, जितने कार्यकर्ता हैं उन सबको काम दिया जाता है। आपने हमारे संगठन के भारी भरकम जो संगठन तैयार किया है, माने संगठन अपने प्रदेश अध्यक्ष जी ने, उसको देखा होगा, हर हाथ को काम, हर काम को हाथ, ये हमारी पार्टी का सिद्धांत है। यदि कोई सरकार में है तो वो पार्टी में आ सकता है, पार्टी में वो सरकार में जा सकता है, और सबका सब जगह अनुभव और उनकी जो प्रतिभाएं हैं उनका उपयोग लिया जाता है। इसलिए ऐसा कहीं कोई चर्चा इस बात में नहीं होती कि किसी का डिमोशन है, किसी को ताज है, किसी को गाज है। चलिए थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा घुमा के पूछ लेती हूँ मैं इसको ही। कैबिनेट में नए चेहरे दिखेंगे क्या? देखिए, चेहरे में कह रहा हूँ कि पार्टी से बाहर का चेहरा नहीं, पहले से तैयारी करके आए, नहीं बोलेंगे? हाँ, देखिए मैं कह रहा हूँ कि विधायकों से बाहर का चेहरा नहीं होगा। हाँ। और विधायकों में हमारे पास बहुत से चेहरे ऐसे हैं जो पार्टी के लिए काम करते हैं, हाँ। बहुत से चेहरे हैं जो सरकार में सहयोग करते हैं, और जब सरकार में किसी अनुभव की आवश्यकता होगी और पार्टी में किसी के अनुभव की आवश्यकता होगी तो उसमें तालमेल के साथ कर लिया जाता है, कोई इशू नहीं बनता उसमें। ये कांग्रेस की कल्चर रही है, किसी पर गाज किसी पर ताज, हमारे यहाँ नहीं होता ऐसा। लेकिन सर खबरें फिर निकल कहाँ से रही है कि जेपी दलाल पर हो सकता है कि गाज गिर जाए, चैनल चलाने हैं, रंजीत चौटाला मीडिया को बात रखनी है। हम तो आपसे पूछ रहे, डायरेक्ट पूछ रही हूँ मैं, ऑन एयर आपसे रूबरू हूँ, आपसे मुखातिब हूँ, सारे पैनलिस्ट हंस रहे हैं, मैं तो डायरेक्ट पूछ रही हूँ कि ये सब फिर बाहर कहाँ से चीजें आ रही हैं? बाहर देखिए कहीं ना कहीं कल्पनाओं के आधार पर के धुआं थोड़ी ना उठता है सर, कुछ तो बात होगी। यत्र यत्र धूमे तत्र तत्र वन्नी, ये तो सिद्धांत है, मान लिया हमने। अरे वाह, लेकिन वो बाहर कितनी निकलती? आप ज्यादा बाहर है तो आप बताइए कौन आएगा कौन जाएगा, चलो बताइए आप। नहीं मैं तो पूछ रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ सर, न्यूज देना काम है, व्यूज के लिए तो आपको जोड़ा है ना, व्यूज के लिए तो आपको जोड़ा है मैंने। देखिए इसीलिए रंजीत चौटाला का भी नाम आ रहा है सर। और सर आज दिन में एक और खबर आई थी, मैंने 2-3 बार उसको पढ़ी भी, कि ये भी संभावनाएं पुरजोर हैं। सूत्र जो कह रहे हैं कि हो सकता है वित्त साहब के मंत्रालय घटा दिए जाए, दुष्यंत चौटाला के घटा दिए जाए, ऐसा कुछ है क्या? देखिए है तो दे दीजिए ना सर, ब्रेकिंग अगर है तो दे दीजिए, बोल दीजिए। अनामिका जी, मैं आपको पहले एक बात कही, हमारे यहाँ हर काम को हाथ और हर हाथ को काम, सिद्धांत है। हर पार्टी का कार्यकर्ता सरकार में, सरकार का व्यक्ति पार्टी में आना जाना हमारे यहाँ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
हमारे यहाँ जो नए लोग भी आते हैं वो कुछ दिन के बाद इस रीति नीति को अपनाने लगते हैं। चलिए एक सवाल और, जो नहीं अपना पाते वो इस रास्ते को छोड़ भी जाते हैं। ठीक है, एक सवाल मैं और पूछ लेती हूँ, फिर मैं आ रही हूँ बाकी के पैनलिस्ट के पास। सर, आधार क्या होगा? मतलब कुछ तो समीक्षा की होगी, कोई तो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया होगा। अगर कुछ बदलाव होंगे तो नए चेहरों को नए मंत्रालय दिए जाएंगे, तो वहां पर हमें एक नई चीज या एक नया आपकी तरफ से प्रैक्टिस देखने को मिलेगी कि हाँ, इन पर हमने भरोसा जताया, ये इस विभाग के लिए काम करेंगे, वो तो समझ में आता है। लेकिन अगर किसी को प्रमोट करते हैं, कोई और मंत्रालय दिया जा रहा है या किसी को हटाया जा रहा है किसी मंत्रालय से, तो आधार क्या होगा? देखिए, मैं तो एक बात मानता हूँ, वैसे तो ये मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। कई बार मंत्रालय इधर उधर करने का लाभ ये होता है कि किसी क्षेत्र विशेष में मंत्री होने के नाते स्वाभाविक है कि वहाँ उस क्षेत्र में उस विभाग का काम ज्यादा होता है। और तो ऐसा कहीं ऐसा होगा कि भाई किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा काम करना है, तो फिर उसके मंत्रिमंडल के में किसी को नया विभाग इधर उधर की बातें हो जाती है। आधार तो केवल व्यक्ति के प्रयोग का है, प्रतिभा का अवसर देने का है। और कुछ लोगों को काम के आधार पर उनका अनुभव मिला, तो उनको और अनुभव के आधार पर सरकार को ठीक से कुछ। चलिए, बहुत बढ़िया। आनंद बियानी जी। जी, शास्त्री जी की बातों से ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री ने ये तो मान लिया कि हमारे जो मंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे, तभी ये परिवर्तन हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि सरकार में जिस प्रकार से जो कार्य चल रहा है, चाहे वो गृह मंत्री अनिल विज जी का हो, चाहे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत जी का हो, चाहे बिजली मंत्री रंजीत सिंह जी का हो या कंवरपाल गुर्जर का हो, आज अगर वैसे देखा जाए कौन सा मंत्री बढ़िया कार्य कर रहा है? बीजेपी ने केंद्र में भी इसीलिए परिवर्तन किया आनंद जी, क्या आप ये कि मोदी जी को लगा कि इस प्रकार से कोई भी गतिविधि सही नहीं चल रही। ठीक है आनंद जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि आपके टाइम में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता था, सब अच्छे से काम करते थे? अच्छी बात है ना, अगर कोई अच्छा काम करेगा तो उसको मिल जाना चाहिए। नहीं, इस वक्त एक्चुअल में ये है बीजेपी जेजेपी की सरकार, और आज इनको लग रहा है कि हमारे यहाँ भगदड़ मचने वाली है। अच्छा। और उस भगदड़ को रोकने के लिए ये विस्तार कर रहे हैं। यही मोदी जी ने केंद्र में किया और यही प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कर रहे हैं, क्योंकि अब समय आ गया कांग्रेस का और आज इनकी भगदड़ मचने वाली है और भगदड़ की वजह से ये मंत्रिमंडल चेंज करेंगे। आप कह रहे कांग्रेस का समय आ गया। प्रधानमंत्री ने आज ही कहा है कि कई राज्यों में आपने जनाधार खो दिया। वो कह रहे कांग्रेस का पतन हो रहा है, कांग्रेस अपने विस्तार पे सोच नहीं रही, दूसरों के विस्तार पे बयान दे रही, और आप कह रहे कि समय आ गया कांग्रेस का। हाँ, जाने का समय आ गया ना। अगर मोदी जी से पूछे और वो खुद बोलते कि 60 साल कांग्रेस ने राज किया। हाँ, मोदी जी ये बात कहते ना, अभी आप तो 7 साल ही राज कर पाए हो और 7 साल के अंदर आपने पूरे देश को भेज दिया। आप क्या कांग्रेस पे क्वेश्चन करेंगे? आपसे पहले 10 साल हम ही लोग थे और दोबारा पुणे जो कांग्रेस ही आने वाली है, बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। ये मोदी जी जो सपने ले रहे हैं या मनोहर खट्टर जी जो सपने ले रहे हैं, अनिल विज जिस प्रकार से ट्वीट कर रहा है, भी अनिल विज को अगर पूछा जाए, वो अपने ही मुख्यमंत्री से रोज तो उनकी दूरियां रहती है, कभी उप मुख्यमंत्री से दूरियां रहती है। अनिल विज जी की किसी से बनी आज तक? अपने ही मंत्रिमंडल में किसी से उनकी नहीं बन पा रही। ये स्थिति तो उनकी है। तो हमारे बारे में सोचना बंद कर दे। आज जनता कांग्रेस की तरफ देख रही है। कांग्रेस की सरकार हरियाणा में भी आएगी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार आएगी, तो वो सपने लेने छोड़ देवे, अपना टाइम पूरा कर ले जैसा भी हो सके। और आज एक बात और भी लिख ले, ये सरकार पूरे 5 साल नहीं काटती, 3.5 साल के बाद में इस सरकार ने जाना ही जाना है और 2.5 साल के बाद में इनमें खिंडावन होना चालू हो जाना है। और अब भी स्थिति ये बनी हुई है। अब इनके कई जो है विधायक बोलने चालू हो ही चुके हैं इससे पहले, चाहे वो गौतम जी की बात ले ले, चाहे बबली जी की बात ले ले, चाहे अमित गोयल की बात ले ले, मतलब काफी विधायक जो इनके बोलने चालू हो चुके हैं और आजाद विधायक काफी इनसे दूर हो चुके हैं। तो इनको लगता है जो विधायक भगदड़ की दौड़ में है और हमारे जो संपर्क में है, उनको राजी करने के लिए ये जो विस्तार किया जा रहा है। और आज जो स्थिति है, ये विस्तार का समय है। आर्थिक संकट से हम जूझ रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना काल का समय है, बच्चों की शिक्षा की बात है। कहीं तो ये सरकार कुछ करके दिखाए, कुछ कर ये सकती नहीं। और इस प्रकार के विस्तार करके और आर्थिक बोझ जनता पे डालना कहां का औचित्य है? ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आ रही हूं आपके पास। डॉक्टर शालिनी, तंवर साहब है क्या?
ठीक है, शालिनी जी। अनामिका जी, देखिए, ये जो फेरबदल है ये अभी सेंटर के लेवल पे भी हुआ है और कुछ इसी तरह का एक तरीके का एक पैटर्न, एक नैरेटिव जो क्रिएट हो रहा है कि लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं हो रहा है। इस वक्त सारा जो फोकस है वो कोविड के ऊपर था, तो कोविड के ऊपर से और कोविड मिसमैनेजमेंट के, महंगाई के ऊपर था, आंदोलन के ऊपर था, आंदोलन के ऊपर था। ये तीन जरूरी चीजें हैं। इनसे कहीं पे एक तरीके से हटाने के लिए ध्यान, क्योंकि अगर हम देखें तो भाजपा की शुरू से एक ये स्ट्रैटेजी हमेशा डिस्ट्रैक्शन की रही है कि जब कुछ होने लगता है और कोई मुद्दा ऐसा होता है जो बहुत बड़ा हो जाता है तो उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज कर देते हैं कि फोकस बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि उस दिन भी हमारा डिबेट हुआ था कि महंगाई को लेके बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, महंगाई बहुत बढ़े जा रही है। कोविड तो ठीक है, वैक्सीनेशन ड्राइव चल गई है, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, किसान आंदोलन है वो बस में नहीं आ रहा है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और खास करके हरियाणा, जहां से इतने सारे किसान बैठे हुए हैं वहां जाके, जिसका इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है, उसमें कोई मूवमेंट आगे दिख ही नहीं रहा है, कोई मोमेंटम दिख ही नहीं रहा है। तो कहीं पे इस सब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और जनता में ये एक तरीके का मैसेज, एक तरीके का ये मैसेज भी जा रहा है कि सरकार किसी चीज को लेके सीरियस, इन चीजों को लेके सीरियस नहीं है। तो ये इनकी एक स्ट्रैटेजी, जो डिस्ट्रैक्शन की स्ट्रैटेजी हमेशा रही है कि लोगों के मन में एक उथल पुथल सी रहेगी कि क्या बात है, अब क्या नया करने वाले है सरकार। हो सकता है सरकार कुछ चीजों को लेके गंभीर है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि एक रेस्टलेसनेस जो है वो बीजेपी के वर्कर्स में होने लगी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पिछले कुछ साल में चीजें मैनेज हुई हैं, तो जनता में डेफिनेटली हरियाणा में बीजेपी की पोजीशन उतनी स्ट्रांग आज नहीं है जितनी तब थी। तो ये भी कोशिश रहेगी मनोहर लाल खट्टर जी की कि इनके पार्टी के जितने लोग हैं जिनको निगम की पोजीशंस दे सकें, चेयरपर्सन्स की पोजीशन दे सकें, और यहाँ पे शायद कैबिनेट एक्सपेंशन देखें कि जिसमें कुछ एक पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लोग और इंडिपेंडेंट्स को भी, जितने लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं, ये सही में लोगों को अब साथ में रख के घेराबंदी करने का एक तरीका है। अच्छा शास्त्री जी, ये तो दिन भर के आरोपों से बड़े आरोप आ गए दोनों तरफ से। देखिए, शालिनी जी का परिचय थोड़ा बताएंगे, किस संस्थान से आते हैं? राजनीतिक विश्लेषक हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। नहीं, हाँ, कहीं ना कहीं काम करते होंगे ना, किसी एनजीओ में, किसी में, थोड़ा सा उनकी जानकारी। सर, पॉलिटिकल एक्सपर्ट बताया मैंने आपको, और इस क्वेश्चन के पीछे आपकी रुचि नहीं समझ पाई मैं। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। 5 साल के कार्यकाल में मेरा इनसे कभी मिलना नहीं हुआ। कोई बात नहीं शास्त्री जी, चाहे वो एक कॉमन मैन है, वो आपसे सरकार से वो सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, उसी का मैं कॉमन मैन हूँ, मैं किसी एनजीओ के लिए मैं कोई एंकर वैंकर कुछ भी नहीं हूँ, पत्रकार नहीं हूँ, मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आप मेरी सरकार है। हाँ, और आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं शास्त्री जी, मैं चूंकि आप इतने इंटरेस्टेड हैं मेरा बैकग्राउंड जानने में, तो मैं आपको बता दूं कि मेरा पीएचडी है पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशंस में। मैं इतिहास की स्टूडेंट रह चुकी हूं, मैं एक एडवोकेट भी हूं, और राजनीति से राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को समझना और उसके बारे में पढ़ना, ये मेरा बहुत कई सालों का अनुभव और कई सालों का एक्सपीरियंस है। आपके अनुभव को मैं सम्मान देता हुआ कांग्रेस के समर्थन के लिए आपका भी धन्यवाद करूंगा। और आगे देखिए, बात जिस प्रकार की आप चर्चा कर रहे हैं कि राजनीतिक मंत्रिमंडल के फेरबदल में पब्लिक के ध्यान हटाने के लिए है, ये बहुत हल्की टिप्पणी है। किसी भी उस समाज के लिए जिसके समाज का प्रतिनिधित्व होना है, और उस प्रतिभा के लिए जिस प्रतिभा का इसके अंदर इंक्लूजन होना है, उन दोनों चीजों के लिए ये बहुत हल्की टिप्पणी है। मैं समझूंगा कि इस प्रकार की टिप्पणियां किसी नवागंतुक या किसी के प्रमोशन के ऊपर कही जाए तो कोई भी व्यक्ति इसको अपने बारे में या किसी के बारे में भी ठीक नहीं मानेगा। लेकिन फिर भी आप लोगों ने जिस विचार से इस विषय को रखा, जितने हल्के ढंग से रखा, उतना हल्के ढंग से भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं लेती है, और वो हर किसी को काम देकर रखती है। यदि मंत्रिमंडल से आवश्यकता अनुभव नहीं हो रही होगी तो पार्टी में उसको स्थान मिलता है, पार्टी में काम करते हैं, और पार्टी में से यदि किसी का अनुभव सरकार में लेना होगा तो वो सरकार में लेते हैं। और ये नया मंत्रिमंडल का गठन हरियाणा के अंदर पहली बार हो रहा हो, पहले किसी पार्टियों ने की ना हो, कोलैबोरेशन की सरकारें पहली रही ना हो। हमसे पहले तो हुड्डा साहब ने भी दूसरे स्तंभ के अंदर
दूसरी पार्टी के तोड़कर सरकार बनाई थी, और किस प्रकार से बनाई थी, कौन कौन शामिल किए थे, क्या उनके चेहरे और उनकी बातें आपको याद नहीं है? राजनीतिक विश्लेषण करते समय आप एक तरफा जब टिप्पणी करते हैं उसको आपकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह देखने वाले जरूर लगाएंगे। और जो कांग्रेस के अभिभावक कह रहे थे कि वे किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, मैं उनको बताना चाहूंगा कि सरकार के तमाम मंत्रिमंडल के सहयोगी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री इस कोरोना के अंदर जितना बेहतरीन प्रदर्शन करके लोगों की जान बचा सकते थे, उससे बेहतर आज तक देश की दुनिया के अंदर दूसरा काम नहीं हुआ। और जब आपको लगता है कि हमारी बारी है, तो यह आपको दिवा स्वप्न है, और दिवा स्वप्न देखने में किसी को शक तो नहीं होता, लेकिन वो खुद भ्रम में होता है। आज आपके पास न स्टेट में कोई नेता है, न नीति है, न सेंट्रल में कोई नेता है, न नीति है। आपका आज मैं एक वीडियो देख रहा था उत्तर प्रदेश का, दिवा स्वप्न मत कहिए शास्त्री जी, दिन के सपने सच हो जाते हैं। देख रहा था कि वहां किस प्रकार की भीड़ आपने ला रखी थी, वो प्रियंका का नाम नहीं जानते थे, वो मायावती के नाम से बोल रहे थे। इस प्रकार की आपकी कार्यप्रणाली आपको देखती है कि किस प्रकार के आप काम करते हैं, और जो मंत्रिमंडल के अंदर माननीय जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को जो दायित्व मिलता है, उसके प्रति आपकी हल्की सोच जो है वो इस बात को इंगित करती है। मैं आपकी इस बात को कंडम करता हूँ। ठीक है शालिनी जी। शास्त्री जी, लगता है तीर निशाने पे लग गया। बात हल्की नहीं होती। पॉलिटिक्स में एक पॉलिटिक्स आइडियल पॉलिटिक्स होती है और एक पॉलिटिक्स रियल पॉलिटिक्स होती है, जो कि असलियत में धरातल के लेवल पे। पॉलिटिक्स को आप कैसा मानते हैं? प्रश्न को उत्तर देते चलिए। एक सेकेंड शास्त्री, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स किस श्रेणी की? आराम से शास्त्री जी, मैंने आपकी बात बहुत शांति से आपकी योग्यता का आज हम पूरा अनुभव लेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को आप किस रूप में देखते हैं? जी देखिए, हर लेना भी चाहिए सर, सबका साथ सबका विकास वाले आप लोग हैं। हर पॉलिटिक्स, हर पॉलिटिकल पार्टी को बोलने देना। हाँ बोल रही है, सुनिए। हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है। वो उस आइडियोलॉजी को पूरा करने के लिए पॉलिटिक्स में आती है, और वो थियोरी के लेवल पे होता है, उसमें एथिक्स होता है। लेकिन धरातल पे जो राजनीति होती है, उस राजनीति के लिए प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और उसे कहते हैं रियल पॉलिटिक्स। और मैं वही कह रही हूँ कि रियल पॉलिटिक्स के लिए, सर्वाइवल के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जो भी पार्टी कर सकती है वो करती है, क्योंकि जब तक पार्टी पावर में नहीं रहेगी वो अपना विजन नहीं इंप्लीमेंट कर सकती। ये बहुत सिंपल सी बात है। ये चीज राजनीतिक लोग जानते हैं, ये चीज आम जनता शायद नहीं समझती कि पॉलिटिक्स पढ़ने में, पॉलिटिक्स में जो बोला जाता है और पॉलिटिक्स में जो किया जाता है, इन तीनों चीजों में बहुत फर्क होता है। और मैं यही कह रही हूं कि अगर इस वक्त आपके पॉलिटिकल पार्टीज में हर बार ये देखा जाता है, सिर्फ बीजेपी की बात नहीं है, जब भी कहीं पे हल्की, जहां पे पार्टी मजबूत या कमजोर पड़ने लगती है, तो हमारे यहाँ पॉलिटिक्स, आइडियोलॉजी बेस्ड पॉलिटिक्स जो होती है वो काफी कम होती है। ऐसा नहीं, अगर आप सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं तो आपके आज संगठन में बहुत से लोग हैं जो कांग्रेसी थे, बहुत से लोग थे जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से आए हैं। तो हमारे यहाँ पे आयाराम गयाराम और दल बदलू, तो ये एक तरीके का, ये रियलिटी है हमारे यहाँ पे, ये सच्चाई है। तो जिस भी लोग आइडियोलॉजी के लिए, बहुत कम लोग होते हैं जो आइडियोलॉजी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के साथ टिके रह पाने की हिम्मत रखते हैं, कि जब पार्टी पे बुरा वक्त आए तब भी वो साथ रहें। और ये इंसानी नियत है। हमारे यहाँ राजनीति में एथिक्स बहुत कम होती है। आनंद बिहारी जी, आपको जवाब मिल गया शास्त्री जी से? शास्त्री जी की बातों से ऐसा लगता है कि बीजेपी पूरी बुखलाई हुई है। आप ये देखिए, जो इनके विधायक है, श्याम सिंह राणा जी है, परविंदर ढुल है, जोगी राम जी है, रामकुमार गौतम जी है, अमित गोयल जी है, देवेंद्र बबली है, बलराज कुंडू, ये सारे सरकार के खिलाफ पहले बोल चुके हैं। और आज मैं जो बात कह रहा था, सच्चाई यही है कि भुगदड़ को रोकने के लिए, इस बात का तो कोई मतलब नहीं बनता ना सर। जब आप अविश्वास प्रस्ताव लाए थे वहां पर आप हार गए, तो अभी इस एग्जाम्पल का कोई मतलब ही नहीं बनता। अनामिका जी, हर व्यक्ति अपने लोभ में खड़ा है। जो आजाद विधायक है या अन्य जो विधायक जो इनके साथ जो खड़े हैं, मैं पहले ही कह चुका हूं कि 3.5 साल से ऊपर ये सरकार नहीं चलेगी। आप एक बात देखें, 2 साल हो गए सरकार बने को, क्या कॉमन मिनिमम क्या होगा ऐसा 3.5 साल में? ये बड़ी बड़ी बातें कर रही है। 3.5 साल में ऐसा क्या होगा कि सरकार गिरेगी? कोरोना काल के अंदर नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि 3.5 साल में सरकार गिरेगी? अपने लोग के लिए खड़े हैं,
हाँ। मैं कहता हूँ लगभग विधायक हमारे संपर्क में है। हम चाहे आज गिर दें इनकी सरकार तो अभी वक्त नहीं है, कोरोना काल का वक्त है। लोग मैं गिरा पाती तो मैं गिरा देती सर, अपनी सरकार बना लेती। किसानों के साथ खड़े होने का मैं गिरा पाती तो मैं अभी गिरा देती सर, मैं अपनी सरकार बना लेती। अनामिका Why to wait? अनामिका जी, जो स्थिति आज के दिन है, क्या है आज की स्थिति? क्योंकि जो विधायक लोग के कारण खड़े हैं, या जैसे आप, अरे सर इतनी बड़ी बात आप टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि आपके पास बहुमत है, आप आज क्या सरकार चाहें तो गिरा सकते हैं, तो क्यों आप विपक्ष में बैठे हैं? मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे पास बहुमत है। आज जो इनके विधायक जिस प्रकार से हमारे संपर्क में है और आज जो स्थिति जो इनके साथ बनी हुई है, उसी भगदड़ को रोकने के लिए तो विस्तार कर रहे हैं। अच्छा शास्त्री जी, उसी ऐसा है भगदड़ को क्या? रोकने के लिए विस्तार कर रहे हैं। शास्त्री जी ऐसा है और क्या? आज जनता की बातों, आज जनता की बातों में बयानी जी, बड़ी बात आपने कही है, रुकिए जवाब, आपके सवाल का जवाब ले रही हूँ मैं, रुक जाइए। हाँ शास्त्री जी ऐसा है क्या? देखिए, ये एक बौखलाई हुई बात का आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये बात कर रहे हैं उस बात से आपको ये लगेगा कि जो ताना बाना कांग्रेस के सरकार में होता था, मंत्रिमंडल, हमारे यहाँ आने वाले अनेक लोगों के बयान है कि कितने में लोकसभा और कितने में राज्यसभा की टिकटें मिलती थी, कितना सहयोग करने से मंत्रिमंडल में स्थान मिलता था। ये बहुत लोगों की रिकॉर्ड की चीज है। ये भारतीय राजनीति का चेहरा। सुनिए, मैं अभी जब आया हूँ तो इस बात को पूरी बोलिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के पिछले 10 साल के कार्यकाल में, जब 14 से पहले की सरकार थी, एक मंत्री 2 भ्रष्टाचार में नहीं आया, एक मंत्री का भ्रष्टाचार में नाम एक ही बार आया। इतना सुव्यवस्थित, इतना बढ़िया भ्रष्टाचार दुनिया के अंदर कभी नहीं देखा। वो कहते हैं सेटिंग, वो कहते हैं सौदाबाजी, और ये लोग जिस सौदाबाजी की प्रॉपर्टी जो सिस्टम में से गुजर कर आए हैं, तो इन्होंने सीखा है, वही सीखने वाली चीज आज चैनल पर बैठ कर कहते हैं। ये बात तो आपने कह रहे हैं कि सरकार के बहुमत हमारे साथ में, अरे कोई आदमी ऐसा होगा कि जिसको सरकार चाहे, तो जो अभी शालिनी जी कह रहे थे कि आइडियोलॉजी, केंद्र की, जब कांग्रेस की आइडियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं उसकी आइडियोलॉजी जो केवल और केवल उसका है मामला कि केवल सत्ता में कैसे बने, और सत्ता में बने रहने का ही एकमात्र आधार कांग्रेस का रहता है। तो उस स्थिति में आप बताइए कि कांग्रेस सत्ता से दूर क्यों है, जब बहुमत इसके पास है, हमारे लोग उसके पास जा रहे हैं। शास्त्री, एक मिनट, आनंद जी ब्रेक पर जाना मुझे। शास्त्री जी, आनंद बियानी का जो मूल प्रश्न था वो ये है कि भगदड़ मची है, लोग आपसे नाराज हैं, और वो मान मनोबल के तहत आप उनके सिर पर ताज पहनाएंगे, इसका जवाब आपने नहीं दिया। बहुत छोटे से ब्रेक के बाद मैं कह रहा हूँ कि आप एक छोटे से ब्रेक के बाद शास्त्री जी मैं आपके जवाब के साथ ही आऊंगी, छोटा सा ब्रेक। चलिए, तो 2.0 मनोहर सरकार के 2.0 के ड्रीम टीम पर हम बात कर रहे हैं। आनंद बियानी ने 2 दफा इस पूरे पैनल में, इस पूरे डिबेट के दरमियान शास्त्री जी ये आरोप लगाया कि एक तो सरकार, पहली बार उन्होंने ये कहा कि सरकार ये मान चुकी है कि उनके ये मंत्री काम नहीं कर रहे, इसलिए उनको हटा के दूसरों को काम सौंपा जाएगा, इसका जवाब। दूसरी बात, ब्रेक पर जाने से पहले उन्होंने एक सवाल आपसे ये किया था कि ये फेल्योर है टोटल सरकार का, कि सरकार इस बात को कबूल नहीं कर रही है कि आप जो बदलाव कर रहे हैं वो नाकामी के बात कर रहे हैं, आप और इसलिए कर रहे हैं कि भगदड़ मची है, लोग भाग ना जाए। देखिए, इनको राजनीतिक समझ कांग्रेस की है, भाजपा की नहीं है। इसलिए मैं बार बार एक वाक्य दोहराया और फिर दोहरा रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के अंदर हर काम के लिए हाथ ये तय करके काम करती है। कोई हमारे यहाँ फिजूला नहीं, कोई व्यक्ति है वो खाली नहीं है, कोई ओवरलोड नहीं है। हर जो कार्यकर्ता आता है उसके लिए काम आता है, और काम आता है तो कार्यकर्ता तैयार किया जाता है। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यदि सरकार में है, उनके अनुभव की आवश्यकता होगी तो पार्टी में लिया जाएगा, और जो पार्टी में होंगे उनके अनुभव यदि सरकार में लेना होगा तो यहाँ कोई गाज और ताज ये शब्दों का प्रयोग नहीं होता। मैं बार बार कहा, लेकिन समझने में उनको दिक्कत होगी, इसलिए वो बात कर रहे होंगे। दूसरी बात, फेलियर का कोई कारण नहीं। जब हम रिप्लेस फेलियर पास के कारण से नहीं करते, हम रिप्लेस आवश्यकता और प्रतिभा का उपयोग करने के लिए होते हैं, तो उसमें फेलियर का कोई कारण नहीं बनता। नहीं, ये हमारे आपकी सोच होगी, और लंबे समय तक कांग्रेस ने इसी आधार पर
मंत्रिमंडल के फेरबदल किए हैं, मुख्यमंत्री बदले, ठीक है, सही बात है। मुझे लगता है कि सर सुनिए, मुझे लगता है कि वही बात जो आप कह रहे हैं वो कह रहे हैं, वो थोड़ा सा अपने शब्दों में उसको ढाल के कह रहे हैं कि प्रतिभा के आधार पर ही हम ये तय करते हैं, यानी कि जिसकी नहीं थी उससे अगर हटाया जाएगा किसी का कोई विभाग तो उसकी उतनी प्रतिभा नहीं थी, इसलिए शायद किसी और को देंगे, क्योंकि उसमें आप बेहतर ही देख रहे हैं। संगठन में वही बात हो गई ना, उनकी प्रतिभा का संगठन में उपयोग है। बिल्कुल, हमारे यहाँ संगठन सरकार एक नहीं है। तो ये कोई नहीं कह रहा शास्त्री जी कि आप संगठन से बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। आप सब लोग बैठे हैं और मैं एक बात और दावे के साथ कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अलग होती है और पार्टी अलग होती है। पार्टी के कुछ इनेलो से ओंकार सिंह जुड़े हैं। आ रही हूँ आनंद जी, बहुत टाइम बाद इनेलो से हमारे साथ कोई जुड़ा है। हम हालांकि कोशिश कर रहे थे कि तंवर साहब जुड़ जाए, कोई नेटवर्क प्रॉब्लम थी वहां पर। ओंकार सिंह जी, ये जो कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है उस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हाफ एन आवर का खत्म हो गया है डिबेट, इनेलो की प्रतिक्रिया। जी ऐसा, ये तो इस वक्त इनकी मजबूरी है कैबिनेट का विस्तार करना, क्योंकि ये सरकार हर मोर्चे पर फेल साबित हुई है और इनके अपने एमएलए भी इनसे नाराज हैं। और सबसे बड़ी बात है, अभी तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भाजपा और जजपा का जो कि पहले दिन ही सेटअप हो जाता है, आज 2 साल होने को है, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं हो पाया। इनको अपने बंदों पर विश्वास नहीं है और आज की सरकार 2 लेवल पे विरोध का सामना कर रहा है। 2 लेवल पे विरोध का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी और जेजेपी में आपस में नहीं बनती, बीजेपी और बीजेपी में भी नहीं बनती, इनके अपने मंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री की नहीं बनती। इसलिए कैबिनेट का विस्तार इनकी मजबूरी है। ये अपने बंदों को सिर्फ रेवड़ियां देने चाहते हैं, अपने बंदों को अपने मनपसंद का मंत्रालय देकर उनको खुश करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता कि आज इनका हर लेवल पे विरोध हो रहा है और आने वाले समय में इनके पास कुछ भी नहीं रहना। ये जाते आते जनता को लूटने का प्रयास है इनका। ओपी चौटाला साहब के वापसी के बाद इनेलो और ज्यादा ऊर्जावान हो गई है, ओंकार सिंह जी मैं देख रही हूँ। जी बिल्कुल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की रिहाई के बाद इनेलो ही नहीं, प्रदेश का हर व्यक्ति इस बात से आशावंत है कि अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, अब उन्हें एक बेहतर और लोक राज की सरकार मिलेगी, क्योंकि ये जो सरकार है ये लूट खसूट की सरकार बनी हुई है। ठीक है, आनंद बिहानी जी और डॉक्टर शालिनी, आप दोनों से सवाल पूछ लेती हूँ। आपने जो भी आरोप लगाए, शास्त्री जी ने कहा बहुत हल्की बातें करते हैं आप लोग। एक एक करके आऊंगी। आनंद जी पहले आप। शास्त्री जी ने एक बात तो मान ही ली कि बीजेपी का पदाधिकारी, बीजेपी का कार्यकर्ता बगैर पद के काम नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कहा भी उनकी योग्यता यूज करने के लिए। इसका मतलब वो योग्यता का इस्तेमाल पद की बात नहीं कही, उन्होंने दायित्व की, उन्होंने जिम्मेदारियों की, उन्होंने कार्यों की बात अपनी राय दे दी कि वो निकम्मे थे इसलिए उनको हटाया जाएगा। अच्छा, और जब तक दूसरी बात शास्त्री जी ने कही भी आप पद के पीछे, ये राजलोक के पीछे महाराष्ट्र के अंदर आपने क्या किया और बंगाल के अंदर जिस प्रकार से आपके सरकार की भूमिका रही और एक प्रधानमंत्री जी छोटी छोटी रैलियां की, ये क्या प्रधानमंत्री जी के काम थे? ये खाली राजलोक के लिए काम नहीं किया, तो ये आपके सामने है। और जब तक भ्रष्टाचार की बात करें, 2 साल की सरकार के अंदर शराब घोटाला किसने किया, रजिस्ट्री घोटाला किसने किया, धान घोटाला किसने किया, दाल घोटाला किसने किया, खनन घोटाला किसने किया, किलोमीटर स्कीम घोटाला किसने किया, एलईडी बल्ब घोटाला किसने किया, रोहतक पार्किंग घोटाला किसने किया, माइनिंग घोटाला किसने किया, पेपर मिल क्षमता का घोटाला किसने किया, किसानों की गेहूं की जो केंद्र जो दाम दे रहे थे उसके अंदर उसमें गड़बड़ी किसने की। आप मतलब अनगिनत घोटाले में आपके गिना दूं। गुड़गांव के अंदर जो फिक्स कार्ड का जो घोटाला किया वो किसने किया, होमगार्ड भर्ती के अंदर घोटाला किसने किया, जीएसटी में 11,000 करोड़ की जो घोटाले की बात आई वो किसने की, गिरदावरी के अंदर घोटाला किसने किया। मतलब इस प्रकार के सेटों, पानीपत के अंदर शास्त्री जी पहले आप ही जवाब दे दीजिए, शालिनी जी के पास बाद में जाऊंगी। ये तो बड़े आरोप लग गए, फहरिस्त भी खत्म हो रही है। वो घोटाला कौन कर रहा है? देखिए, एक भी उस घोटाले का ये नाम स्थिति भाजपा सरकार की है। घोटाले पे घोटाले किए जा रहे हैं, काम इन्होंने कुछ करना नहीं। और एक भी मीडिया या किसी जवाब ले रही हूँ, आनंद जी जवाब ले रही हूँ। ऑक्सीजन के पीछे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ठीक है, ऐसी स्थिति के अंदर ये हम कामयाब है। देखिए, कांग्रेस एक भी घोटाला जिसका ये नाम ले रहे हैं, वाकई में जनता का प्रशासन के अंदर हुई चूक का नतीजा मिला और इसके पीछे किसी राजनीतिक व्यक्ति का हाथ नहीं था।
और ये तमाम चीजें मंत्रिमंडल के अंदर से निकलकर स्वयं मुख्यमंत्री और संबंधित मंत्री ने इन चीजों के ऊपर उठाया। एक भी ऐसी चीज नहीं थी जिसको मंत्रिमंडल में या सरकार के द्वारा स्वयं निर्णय लेकर उसकी जांच का आदेश न दिया गया हो। वो केवल इनको तो केवल बात करने के लिए ओंकार सिंह जी कुछ काउंटर कर रहे हैं। ओंकार सिंह कितने भी किए हमारे अंदर और बाकी प्लीज ओंकार सिंह जी कुछ ऐड कर रहे थे। अनामिका जी शराब घोटाले के लिए पहले एसआईटी बनी, एसआईटी को एसईटी में कन्वर्ट कर दिया, आज तक उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं हुई? जल्दी से, क्योंकि आज घोटालों पे मैं बात नहीं कर रही, कैबिनेट विस्तार पे रहूंगी, लेकिन आपने बोल दिया है ओंकार सिंह जी, तो जवाब जल्दी से शास्त्री जी। मैं कह रहा हूँ घोटाला शब्द का उपयोग आप अपनी सीमा के अंदर रहो, आराम से प्लीज। घोटाला शब्द का प्रयोग कांग्रेस के समय से बीजेपी वालों की आदत बन चुकी है धमकाने की। यहाँ पर युद्ध नहीं सर, यहाँ पे चिल्लम चली नहीं है, ये मेरा डिबेट है प्लीज। और एक इनके जो आका होते थे आराम से परिवार के लोगों का हिस्सा होता था। अरे आनंद जी क्यों हेल्प कर रहे हैं, उनको जवाब देने दीजिए ना। हरियाणा सरकार के अंदर एक भी यदि अनियमितता हुई है वो किसी राजनीतिक व्यक्ति के इशारे से नहीं हुई। यदि प्रशासनिक चूक हुई है तो सरकार ने उस गलतियों को पकड़ा है और सरकार ने उन व्यक्तियों को दंडित किया है। शालिनी जी फिर रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया अभी तक? अनामिका जी देखिए, आ जाएगा, समय आ जाएगा। ये जो फेरबदल हो रहा है अभी इनके, कब आएगा समय? 1.5 साल हो गया, अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आपसे सार्वजनिक हुई। सीधी सी बात यह है कि जो ये घोटाले की बात कर रहे हैं वो एक दूसरा इशू है। अभी हम कैबिनेट एक्सपेंशन पे अगर हम बात कर रहे हैं तो कैबिनेट पे अगर हम वापस आते हैं तो सीधी सी बात यह है कि भाजपा के प्रवक्ता आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमारे लॉजिक ये नहीं है, तो हम सीधी सी बात ये कह रहे हैं कि आपके लॉजिक क्या है वो समझा दें। आपके चीफ मिनिस्टर बता दें कि क्या जरूरत है इस वक्त आपको फेरबदल करने की। हम वो चीज भूले नहीं है कि पिछले इलेक्शंस में जो इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स थे लगभग सारे के सारे इलेक्शंस हारे थे। तो अगर जो ये कह रहे हैं कि हम प्रतिभा के हिसाब से या काम के हिसाब से या हर किसी को मौका देना चाहते हैं, तो वो मौका आपने पिछली बार क्यों नहीं दिया? वो कैबिनेट एक्सपेंशन क्यों नहीं हुआ? वो कैबिनेट फेरबदल क्यों नहीं हुआ? इस चीज के बावजूद कि आपके मंत्री हारे हैं एंड में सारे वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, यानी उनका परफॉर्मेंस आपको भी पता था और जनता को भी पता था। ये रिपोर्ट सबके पास रहती है, तब आपने फेरबदल नहीं किया था इतना बड़ा। आज क्या जरूरत है? दूसरी चीज, एथिक्स की बात करना बहुत अच्छी बात होती है, हर कोई चाहता है कि पॉलिटिक्स में एथिक्स हो, लेकिन मैं वही कह रही हूं कि धरातल की राजनीति सर्वाइवल की राजनीति होती है। और जब अगर आप इतने एथिक्स की बात करते हैं, तो जिस जजपा ने हर जगह जाके आपके खिलाफ प्रचार किया था, उस जजपा के साथ आपने गठबंधन कैसे कर लिया? जवाब शास्त्री जी। देखिए, एथिक्स की बात कर रहे थे और जो भारतीय जनता पार्टी के और हम पर जो शक किया जा रहा है वो हमारी आपकी राजनीति जो आपने पीएचडी की होगी, जिनसे पुस्तकों का अध्ययन किया होगा, बहुत से लोगों को आपने पढ़ाया भी होगा, उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उसकी सोच है, वो कभी शायद आपको ध्यान में नहीं आया होगा। इसके लिए यदि समय मिले तो आप उसको जरूर पढ़ना, ध्यान देना कि भारतीय जनता पार्टी में गाज और ताज का विषय नहीं होता। और जो आपने पिछली फेलियर के लिए कहा है वो उस समय की आवश्यकता और कोई एक पॉलिटिक्स में आप स्वयं मानते हैं, कुछ ऐसे सिद्धांत होते हैं जिनको लेकर चलना होता है, और वो भारतीय जनता पार्टी कभी अपने उन वसूलों को नहीं भूली है और वो हर बार उन कामों को करती है। संयुक्त की बात हो, सरकार हरियाणा सरकार की बात हो, हरियाणा सरकार ने जितनी कल्याणकारी योजनाएं अपने कार्यकाल में की है, क्या किसी राज्य ने अपने पूरे कार्यकाल खंड के अंदर की हो? लेकिन उसके बावजूद भी आप यदि प्रश्न चिन्ह उठाते हैं तो उस समय की आवश्यकता, किसी को अवसर देना न देना, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना स्वविवेक और अपना अधिकार क्षेत्र है। और आज उसके बाद भी आप किस ऑथेंटिक रूप से हम बहस कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल हो रहा है, ये तो तब होगा जब आप मंत्रिमंडल की शपथ हो जाएगी, उसके बाद मंत्रिमंडल के विभाग परिवर्तन होंगे, तब की डिबेट की बात है। आप तो कल्पनाओं पर चल रहे हैं और मैं आपकी कल्पनाओं के आधार पर उत्तर दे रहा हूं। जब हम इस विषय पर बैठेंगे कि मंत्रिमंडल का परिवर्तन क्यों हुआ, किसका क्या हुआ, तो लॉजिकली तो ताज और गाज पर उस दिन बात कर लेंगे, आज रहने देते हैं। ठीक है ओंकार सिंह जी, लेकिन उस दिन करेंगे जरूर सर बात। जरूर मैं आऊंगा। ठीक है ओंकार सिंह जी। अनामिका जी ठीक बात है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ ये अवसरवादियों और मलाई खाने वालों की सरकार है। आज अगर सरकार का मंत्रिमंडल बदलना चाहते हैं तो इनके मन में एक डर है
जो एक किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से ना तो इनके मंत्रियों को, इनके एमएलए को गांव में घुसने देना जा रहे हैं। तो इनको ये डर है कि जो एमएलए इस वक्त प्रेशर में है, किसानों के प्रेशर में है, कहीं वो एमएलए इनसे भाग ना जाए, छोड़ ना जाए। ये कुछ एमएलए जो इनसे भागी हो रहे हैं, उनको संतुष्ट करने की एक नीति बनाई जा रही है और जनता का इसमें कोई भलाई नहीं है। ना इन्होंने आज तक जनता, ये सरकार व्यापारियों की सरकार है, व्यापारी सरकार है। और कहा गया जब राजा व्यापारी बन जाता तो प्रजा भिखारी बन जाती है। आज हरियाणा और भारत दोनों जगह आप देख सकते हो जनता की क्या दुर्दशा हो रही है। बिजली कटौती से परेशान होकर उद्योगपति भी सड़क पर उतर गए थे। आप देख सकते हो जनता की क्या दुर्दशा हो रही है। ना इनकी कोई नियत है, ना नीति है, ना प्लानिंग है इनकी। सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार करने से बात नहीं बनेगी। खराबी तो इंजन में है, डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा। चौधरी देवीलाल जी के नेतृत्व में। रुकिए, ओंकार सिंह जी बहुत लेट जुड़े हैं, बोल लेने दीजिए क्योंकि अब मैं इसके बाद जा नहीं पाऊंगी। सिंह साहब खत्म कीजिए। अनामिका जी मेरा कहना है खराबी इंजन में है, डिब्बे बदलने से कुछ नहीं होगा। डिब्बे चाहे 2 फालतू लगा लो, 2 कम लगा लो, जनता का भला नहीं होने वाला। लोगों को मलाई नहीं हो रही है। ठीक है, शालिनी जी भी कुछ पूछ रहे हैं। देखिए ऐसा है अनामिका जी कि इस आज कांग्रेस बहुत खुश है। जो आऊंगी जो ये फेरबदल हो रहा है। मैं तो शास्त्री जी के बुखार को देख के खुश हूँ। नहीं, मैं एक सेकंड ले रही हूँ। तो कांग्रेस की बात। शास्त्री जी, जब से आपने कहा है कि सरकार में आने का कांग्रेस दिवस स्वप्न देख रही है, तब से ये बहुत हंस रहे हैं। शायद ये सोच रहे हैं कि दिन के सपने सच हो जाते हैं। ठीक है, शालिनी जी को सुनिए। देखिए, अच्छा शालिनी जी की बात जी देखिए, इस वक्त जो है मैं भाजपा की स्थिति भी समझ सकती हूँ। हम सब समझ सकते हैं कि ऐसा है कि आपकी सरकार बनी, उसके बाद इमीडिएटली पैंडेमिक आ गया, तो आपकी सरकार जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं वो बात तो सही है, लेकिन बात यह है कि पूरी इकोनॉमी बैठी हुई है, काम है नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्या काम हुए हैं पिछले कुछ सालों में, आप बता दीजिए। किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है? हर चीज जैसे दुनिया ठहर सी गई है। तो इस पीरियड में आप किस बेसिस पे एनालाइज या एसेस करेंगे कि किसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है? जब आप वो ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसलिए डब्बा हिला के दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ मूवमेंट हो रहा है। इसके अलावा इस फेरबदल का कोई औचित्य नहीं है कि एक चीज ये है कि लोगों के मन में ये डालना या एक चीज क्रिएट करना कि देखिए सरकार सीरियस है, हम चीजें चेंज करना चाहते हैं। लेकिन और इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है, कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये भी तो हो सकता है कि सरकार को ये लग रहा हो कि इस वक्त हम जिस गति से काम कर रहे हैं और जितनी प्रैक्टिस के साथ काम कर रहे हैं, जो रिजल्ट चाहिए हम वो नहीं निकाल पा रहे, तो क्यों ना थोड़े चेंजेस के साथ करें। तो इसमें गलत भी क्या है? गलत कुछ नहीं है अनामिका जी, पर मैं यही कह रही हूँ कि जब कुछ चल ही नहीं रहा है आगे, आपकी इकोनॉमी जब नहीं चल रही है, काम ठप पड़े हैं, जब लोगों के काम ठप पड़े हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, इकोनॉमी एक स्टैंड स्टिल पे आ गई है। आप काम करेंगे कैसे? आप गवर्नेंस इनिशिएटिव्स भी कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे करेंगे? आनंद जी आप भी पूछ लीजिए, फिर शास्त्री जी से जवाब लेती हूँ। हाँ, अभी जैसे विशेषज्ञ भी बता रहे थे, आप एक बात आए भी मंत्री बदलने से क्या होगा। मुख्यमंत्री के बयान भी इस तरह के आते रहे। वो केजरीवाल जी पे कटाक्ष कर रहे थे कि स्टॉक होके उनको धीरे धीरे बांटो, जनता मर रही है, आपके यहां स्टॉक पड़ा है और आप धीरे धीरे बांट रहे थे। ये मुख्यमंत्री जी कर रहे थे। अभी स्कूल जैसे बच्चों के स्कूल लगाए, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और आज कंवरपाल जी गुर्जर का दोबारा बयान आया कि शायद हो सकता है हम स्कूल बंद कर दे। तो आप इस प्रकार के कार्य कर ही क्यों रहे, जो आपको समझ ही नहीं है किसी बात की, आपको राज चलाना ही नहीं आ रहा है, तो आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं? सर आनंद जी, जब ऐसे कांग्रेस ऐसे साउंड करती है ना, सुनिए आप रुकिए, जब कांग्रेस ऐसे साउंड करती है ना सर, तो सच में ऐसा लगने लगता है कि चौटाला के पिताजी के लिए जिस प्रकार के प्रचार करते थे, अगर अभी हम एक सेकंड सुनिए ना, कोरोना की सर सुन लीजिए ना, मुझे सुन लीजिए। अगर कोरोना की दूसरी लहर से आनंद जी मेरी आवाज मिल रही है या नहीं मिल रही है, या आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर पकड़े गए आप? रुकिए ना मेरे को, अरे रुकिए ना आनंद जी, रुकिए ना। जब कांग्रेस ऐसे बात करती है कि फिर स्कूल खोले ही क्यों, जब बंद करने हैं तो क्या करेंगे? अगर तीसरी लहर आ जाएगी तब के लिए जिक्र किया है शिक्षा मंत्री ने। आप जब ऐसे बोलते हैं, आप लोग तो ऐसे साउंड करते हैं जो कि सही कह रही है सरकार कि विपक्ष विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। सर सवाल वो पूछिए जिसका जवाब मिले। जैसे आपने अभी तक कैबिनेट विस्तार पर कितने सवाल पूछे, मैंने एक में भी बीच में आपको काउंटर नहीं किया। लेकिन एक सेकंड सर, अगर अभी दूसरी लहर से हम थोड़ा उभरे हैं सर, दूसरी लहर से थोड़ा उभरे, रुकिए सर प्लीज, रुकिए प्लीज,
लेट मी कंप्लीट। अगर हम दूसरी लहर से थोड़ा उभरे हैं और हम सिलेबस कंप्लीट करवा सकते हैं, डाउट्स हम ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं क्लासेस में बुला के, ज़बरदस्ती किसी को नहीं बुलाया जा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों के ऑप्शन दिए हैं, तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि सवाल पूछने की जरूरत है सर। अगर शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि आगे अगर बंद करना पड़ेगा तो हम करेंगे बंद, इसमें गलत क्या है? आज बयान पढ़ेंगे आपने अलग से पढ़ लिया होगा। बयान पढ़ेंगे आपने, उन्होंने आज ये बयान दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए हो सकता है हम स्कूल दोबारा बंद करें। इसी को तो मैं कह रही हूँ कि अगर बच्चों की सुरक्षा के लिए कल से स्कूल ये बयान बता रहा हूँ मैं, कल से नहीं हो रहे बंद। उन्होंने ये मतलब 4 दिन पहले उनको सुरक्षा नजर नहीं आ रही थी, तो बंद करेंगे और इसमें कोई गलत बात नहीं है। बच्चों को नहीं झोंक सकते, लेकिन जब तक वही है, घूम के बात तो वही है नामिका जी, आप घूम के बात तो वही पे है। घोटालों की तरफ ले गए, आप स्कूलों की तरफ ले गए, आप पूरे प्रबंधों के साथ उन बच्चों को वैक्सीन लगाने के बाद में आप स्कूल खोले, कौन मना करता है? ठीक है अनामिका जी। हाँ शास्त्री जी। और अगर कोई बच्चा किसी का चला गया के साथ तो क्या शिक्षा नहीं, इस पर भी डिबेट कर चुकी हूँ सर, इस पर सवाल हो चुका है। तैयारी नहीं होती। हम भी चाहते हैं कि बच्चों की शिक्षा खराब ना हो, तो ठीक है, आप ही के सवालों का जवाब हो रहा है, सुन लीजिए प्लीज। कुल मिला के ये पूरा मंत्रिमंडल एक जैसा है, जो कार्य चल रहे हैं प्रदेश में जो स्थिति है, इसी प्रकार बेकार की बातों में ये समय गंवा रहे हैं। बेरोजगारी एक भी बात से इनका मंत्रिमंडल का जो विषय था उस पर तैयारी नहीं करके आए, और यदि ये तैयारी करके आते तो कम से कम अपने मंत्रिमंडल के जितने प्रकार के जब इन्होंने मंत्रिमंडल में फेरबदल किया उसका लॉजिक लेके आते, लेकिन इनको कहने के लिए कुछ नहीं है, न तो इनका स्वाध्याय है, न अध्ययन है किसी प्रकार का, न कोई सर्वे रिपोर्ट, ये केवल टाइम पास करने के लिए और अपने आप को स्टैंड करने के लिए हरियाणा न्यूज जैसे बड़े और व्यापक चैनल के ऊपर डिबेट कर अपना नाम प्रस्तुत करना चाहते हैं। कांग्रेस जीवित है ये साबित करना चाहते हैं। लेकिन यदि आप एक बात मानिए, यदि आपका स्पष्ट एक विषय तो लग रहा है कि कोई काउंटर क्वेश्चन अब बचा नहीं है। अनामिका जी, आप एक बात कीजिए, जब आपकी ओर से स्पष्ट इंस्ट्रक्शंस थी कि मंत्रिमंडल के ऊपर बातचीत होगी, बिल्कुल बिल्कुल, किसी भी व्यक्ति ने एक लॉजिकल अपने मंत्रिमंडल के समय का उदाहरण दिया कि हमने मंत्रिमंडल का फेरबदल किया तो इसलिए इनका बौद्धिक स्तर बहुत घट गया, इनको केवल कोई राजनीतिक समझ भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था कि न तो नेता है, न नीति है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई योजना है, केवल और केवल इसलिए है कि कांग्रेस के अलावा दूसरी पार्टी नहीं है। इसलिए डिबेट के लिए आपकी भी मजबूरी है कि इनको बुलाना पड़ता है। समाज के अंदर स्वीकृति नहीं है। आप आंदोलन की बात करते हैं, कभी महंगाई की बात करते हैं, कभी भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अरे ये सब मुद्दे डिबेट के होते हैं भैया, लेकिन जिस दिन जो डिबेट का विषय हो आपने एक भी लॉजिक भानुमति ने कुंभा जोड़ा। आज अगर मैं कैबिनेट विस्तार पे बात कर रही हूँ तो आप लोग क्यों ट्रैक बदल रहे हैं? मुझे नहीं चढ़ना किसी और रेलगाड़ी पे, जो ट्रेन में चला रही उसी में बैठिए पीछे प्लीज। आप अभी शास्त्री जी इस पे भाषण दे रहे थे ना, आप नहीं, आप ही तो मुद्दे बता रहे हैं ना। यदि कांग्रेस का मंत्रिमंडल पे पूछे, एक सेकंड शास्त्री जी रुक जाइए, शास्त्री जी रुक जाइए प्लीज सर। मैं कहता हूं बात का जवाब दे रहे हैं, 20 सेकंड है, मंत्रिमंडल पे सवाल पूछिए, मंत्रिमंडल पे पूछिए आनंद जी। कोई जवाब नहीं, कोई प्रश्न नहीं इनके पास। आनंद जी कैबिनेट विस्तार पे पूछिए सवाल। मैंने तो बताया ना मंत्रिमंडल पे ये भुगदड़ की वजह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार कर रहे हैं। बस यही एक लाइन है, इन्होंने समय मान लिया आपने सवाल तीसरी बार वही पूछा और कुछ नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता ये आजाद, जब 20 सेकंड खत्म हो जाए प्लीज ऑडियो डाउन कीजिए। अनामिका जी, मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव ये इनका विशेषाधिकार है, ये कर सकती हैं। मैं अपने भाई शास्त्री से पूछना चाहता हूँ, क्या इस विस्तार और बदलाव के बाद क्या जनता की बातें पूरी होंगी? क्या इनके वायदे पूरे होंगे? क्या घोटालों पर रोक लग जाएगी? ये मंत्रिमंडल का विस्तार और बदलाव इसीलिए किया जाता है कि कुछ योग्य व्यक्ति को एडजस्ट किया जाए और जो अयोग्य व्यक्ति उसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। मैं बस अपने भाई से यही आशा और उम्मीद करता हूँ और पूछना चाहता हूँ, क्या इस विस्तार के बाद जनता की उम्मीदों पे खरी उतरेगी ये सरकार? ये हुआ सवाल। ठीक है शालिनी जी, आप भी। अनामिका जी देखिए, बहुत सही सवाल पूछे ओमकार सिंह जी ने। यही चीजें मायने रखती हैं कि आप कैबिनेट एक्सपेंशन करें नहीं करें, कैबिनेट आप अपना कम करें, आवाम को क्या मिलेगा? यहाँ पे मैं फिर वही कह रही हूँ कि जो अभी तक जो अगर हम लॉजिक की बात कर रहे हैं कि किस लिए किया जा रहा है, तो इस वक्त हालात देखते हुए सीधी सी बात यही है कि हम शुरू से जानते हैं कि बीजेपी परसेप्शन मैनेजमेंट में माहिर है और ये परसेप्शन मैनेजमेंट का ही गेम होके ना रह जाए।
पूरी उम्मीद है जनता की कि अगर आप ये चेंजेस परसेप्शन मैनेजमेंट भी है तो क्या गलत है? आवाम का फायदा होना चाहिए, बिल्कुल काम होना चाहिए, चाहे वो शास्त्री जी करे चाहे वो शालिनी जी करे, लोगों तक काम पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। शास्त्री जी जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है कि सवाल बहुत क्लियर हो गया है और डिबेट के आखिर में क्लियर हुआ है। आखिरी सही, ठीक, चलो आखिरी 5 मिनट में सही, लेकिन एक ट्रैक पर आई और वो इनलो से आई, कांग्रेस से नहीं आई, ये भी मैं अपनी गाड़ी ले आती हूँ ट्रैक पर। लेकिन मैं आपको साधुवाद देता हूँ, शुक्रिया। आपने जबरदस्ती ट्रैक को इधर बुला रहे थे उसको रोक लिया। मैं ओंकार सिंह जी के अदब के साथ बात करूंगा। मंत्रिमंडल का फेरबदल क्या हमारा कोई एक आधार नहीं होता। मैंने कहा कि संगठन की आवश्यकता, सरकार की आवश्यकता, प्रतिभाओं का समायोजन और सब नए और पुराने लोगों का उपयोग करने के अनेक माध्यमों के आधार के ऊपर यह है। लेकिन डिलीवर सरकार को जनता के प्रति करना होता है और उसको उसी के प्रति आधार लेकर फिर संगठन के माध्यम से या सरकार के माध्यम से जनता को डिलीवर अच्छा हो, यह हमारा वादा है। मंत्रिमंडल का गठन विस्तार होगा नहीं होगा ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है, हमारी चर्चा का विषय नहीं है। लेकिन जब भी होगा वो जनता के प्रति जवाबदेह होगा। संगठन में वो जो सरकार के संगठन में आएंगे या संगठन से सरकार में जाएंगे, वो बेहतरीन जनता के प्रति वफादारी और उनको डिलीवर करने की 100% गारंटी हरियाणा न्यूज के माध्यम से आज मैं देके जा रहा हूं। बहुत शुक्रिया सर, और हम भरोसा जता रहे हैं कि ऐसा ही हो, ऐसी उम्मीद कर रहे हैं आपसे। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए। मनोहर 2.0 ड्रीम टीम के बारे में हमने बात की। ये टीम क्या कमाल करेगी देखेंगे, बताएंगे आपको। नमस्कार।